जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों, आज हमारे साथ कर्नल RSN सिंह सर दोबारा से हैं। उन्होंने मुझे सुबह एक बहुत अच्छा सा एक कंटेंट बताया और एक लाइन बताई। और वहाँ जब वो मैंने लाइन या कंसेप्ट सुना, जो नादिर शाह से लेकर और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक को पूरा एक लाइन के अंदर सर ने जब समझाया, तो उस लाइन को समझ के मेरे मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी कि वो लाइन बिल्कुल ठीक है। वो कंसेप्ट जैसे कहा जाता है ना कि बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद कई बार आपको वो ज्ञान नहीं होता जो कई बार एक ज्ञानी व्यक्ति से एक लाइन सुन के मिल जाता है। तो मैं सुबह इतना एक्साइटेड था इस मामले में, और आज सर से मैंने इस रिक्वेस्ट किया कि शाम को, तो सर ने बड़ा दिल दिखाते हुए टाइम दे दिया। तो सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके चरण स्पर्श दूर भले ही हैं, लेकिन आ, जो आपने मेरे को सुबह ज्ञान दिया, मेरे पूरा हिस्ट्री का पढ़ाने का जो कंसेप्ट था वो काफी हद तक चेंज कर दिया। तो सर, आज हम डिस्कस सुभाष चंद्र बोस पर कर रहे थे, और सुभाष चंद्र बोस को राम मंदिर से भी जोड़ेंगे। और मैं सबसे पहले तो वही चाहूंगा कि मर्सिनरी आर्मी का जो कंसेप्ट आपने दिया था और उसमें सुभाष चंद्र बोस नेताजी का क्या रोल था, सर वो अगर बता देंगे ना तो सर एक अलग ही लेवल जाएगा। और उसके बाद जैसा आपने कहा कि उन्हें राम मंदिर से भी कनेक्ट किया जाएगा, तो वो भी सर। अ, आपके छात्रों और छात्राओं को मेरा आशीर्वाद। और थैंक यू सर। मैं इसलिए ही ये कह रहा हूं कि मैं एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना गुरु मानता हूं, और इसलिए मैं अपना कर्तव्य ये मैंने समझा कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बातें रखूं जिससे आपके जितने छात्र हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, और पीएससी एस्पिरेंट्स के अलावा वो लोग जो कि राष्ट्र में रुचि रखते हैं, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर रखा है, उन लोगों उन सभी को ये सब कुछ चीजें, कुछ हमारे इतिहास के बिंदु, कौन इसमें हीरो था, कौन इसमें विलन था, ये जरूर मालूम होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है जब विलन की बात आती है, तो अगर विलन ही बैठा हुआ हो गद्दी पे, तो वो जो असली हीरो है उसको तो वो जरूरी उसको उसकी भूमिका, उसके जो उपलब्धियां है उसको वो दबा के रखेगा। लेकिन ये समय आ गया है कि अब इसका उजागर हो रहा है, और उसी पहलू को लेकर मैं आज आपके पास, आपके समक्ष बैठा हूं। अ, ये एक मैंने जैसा कि कहा कि कुछ चीजें जो है आप सुने और उसका खुद विश्लेषण करें। नोबडी इज द लास्ट वर्ड, आई एम नॉट लास्ट वर्ड। शायद आप लोगों से भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। मैं कोई यहाँ पे गुरु नहीं लगा हुआ हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि अ, कुछ चीजें मैंने अपने अनुभव से और कुछ अध्ययन से मैंने उसको प्राप्त किया। उसका विश्लेषण करके मैं आपके समक्ष मैं लाता रहता हूँ। और आज एक ऐसे ही एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण विषय पे, खास करके उस बैकड्रॉप में, जबकि हमारी जो आपको मालूम है, अयोध्या में हमारी देश का जो स्वाभिमान है वो पुनः स्थापित हुआ इतने सालों के बाद। ये एक पुनर्जीवन इस राष्ट्र को मिला, जिसको हम रेनेसां कहते हैं। और मैं इतना कह सकता हूं, और पहले भी मैंने कहा है, कि इसके बाद भारत की दशा तो ऐसे भी बहुत अच्छी थी। आप तो जियो पॉलिटिक्स कवर करते हैं अंतर्राष्ट्रीय रूप से, और हमारे आर्थिक रूप से देश की दशा बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो हुआ 22 तारीख को, 22 जनवरी को, ये अपने आप में एक रेनेसां था। तो दशा तो ठीक थी, अब दिशा भी बदलेगी, और उसके जो संकेत हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो आपके
दर्शकों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि हमने अयोध्या में तो एक पहलू देखा भगवान राम का, लेकिन ये भी ना भूलें कि अयोध्या से एक बहुत महान आदमी और भी जुड़ा हुआ था। उसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसने जिंदगी अपने जीवन के आखिरी 2 दशक उन्होंने अयोध्या में व्यतीत किया, गुमनामी बाबा बनकर। और मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। अगर किसी को इस बात की संदेह है तो आप अनुजधर की किताब जरूर पढ़ लें। और मैं 500% मैं 500% कन्विंस्ड हूं, निश्चित हूं कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे। एक व्यक्ति, कोई भी बाबा, वो आखिर गुमनाम क्यों रहना चाहेगा? वो पर्दे के पीछे से क्यों बात करेगा? वो बाइनाकुलर क्यों रखेगा? वो कंपस क्यों रखेगा? वो मैप्स क्यों रखेगा? वो जानकी दास बोस अपने पिता मतलब सुभाष के पिताजी और उनकी माताजी का फोटो क्यों रखेगा? परिवार का फोटो क्यों रखेगा? उसकी हैंडराइटिंग एक लैंग्वेज में, एक भाषा में मिल सकती है, हो सकता है कोइंसिडेंस हो, मिल जाए, लेकिन 2 भाषा में मिले, ये संभव नहीं है। और तीसरी बात कि उनके जितने जहां जहां वो रहे, कुछ दिन वो सीतापुर में थे, लेकिन अपना ज्यादा उन्होंने समय उसके बाद अयोध्या में गुमनामी बाबा बन के बिताया। तो उनके जितने मकान मालिक थे, जो उनके कथन मैंने सुने, तो कई चीजें खुल के आई। जैसे एक मैं आपको बताता हूँ, वो अक्सर ये कहा करते थे पर्दे के पीछे से कि जब वो वृद्ध हो गए थे तो कुछ तकलीफ तो होती थी, तो उनके जो डॉक्टर देखने जाते थे उनको वो कहते थे कि ये शरीर, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी रहा, ये शरीर जो है ये 48 घंटे हॉर्स बैक पे भी रहा है। तो ऐसी बातें करते थे। और जब मिसेस गांधी का असैसिनेशन हुआ, और तब उन्होंने, उनके मकान मालिक ने कहा कि वो पता नहीं क्या, वो का वो चिल्ला रहे थे कि मैंने का को बोला था, मैंने का को बोला था। उस व्यक्ति को मालूम नहीं था। फिर बाद लोगों ने दे पुट थिंग्स टुगेदर और उन्होंने डिसाइफर किया कि ये आर एन काओ के बारे में बोल रहे थे कि मैंने काओ को बोला था, मैंने काओ को बोला था। अब मेरी कई लोगों से बात होती है, वो कहते हैं नहीं नहीं ये कॉन्स्पिरेटिव थ्योरीज है, ये कॉक एंड बुल स्टोरी, वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट दैट। क्योंकि मैं जब भी कोई ऐसी कोई टिप्पणी करता हूं तो बहुत सोच समझ के और बिना एविडेंस के नहीं करता हूं। अब लोग पूछेंगे कि भाई, मैंने कई लोगों से बात किया, कहते नहीं नहीं वो उनका व्यक्तित्व नहीं था कि वो गुमनामी की जिंदगी वो बिताए। तो मैं आपको बता दूं, अब ये यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स आ जाता है। अगर आप सचमुच में जियो पॉलिटिक्स के अगर आपको समझ है, तो आप समझिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको उनको एक वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया गया था। और हम एक फ्लेजलिंग स्टेट थे, हम अपना पांव ढूंढ रहे थे, हम में तमाम वल्नरेबिलिटीज थी, कोई भी आके हमको डरा के चला जाता था, हम खाने के लिए मोहताज थे। अमेरिका से जब शिपमेंट आता था तो हम खाना खाते थे। कुल मिला के हमारी परिस्थिति जो थी वो बहुत नाजुक थी। हमारे मतलब ये एक प्लेइंग फील्ड था। जब हमको कोई लोन देते थे तो वो प्री कंडीशन देते थे। उस प्री कंडीशन में ये भी होता था कि हमको अपने जो धार्मिक, सॉरी, मजहबी संस्थानें हैं या धर्मांतरण है, उस पर आप रोक नहीं लगाएंगे। कश्मीर के ऊपर में हमको ब्लैकमेल किया गया क्योंकि हमारे पास, हमारे फेवर में 1947 से 54 तक कोई वीटो करने वाला नहीं था हमारे। तो कुल मिलाकर हमारी स्थिति जो थी, भू राजनीतिक स्थिति, वो दयनीय थी, द लीस्ट टू से। और उस समय
सुभाष चंद्र बोस को ये एक मतलब एक्सेप्ट कर लेना। अब वो जहां भी थे, मेरी मेरी अपनी समझ है कि ही केम टू इंडिया समवेयर इन 67 68, और उनको सोवियत यूनियन से भेजा गया था मिसेस गांधी के टाइम में, और इसी शर्त के साथ कि इनको इनको आप गुमनामी का दर्जा दे के रखें और डिनाएबिलिटी मेंटेन करें। और इसके पहले ये भी मैं याद दिला दूं कि जब 1965 में, आप सबको मालूम है कि जब वो ताशकंद एग्रीमेंट जब साइन हुआ था, तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री अ, उन्होंने अपने स्वर्गवास के पहले, जब उनकी वहां पे मृत्यु हो गई थी बड़े बड़े रहस्यमय सरकमस्टांसेस में, तो उस समय उन्होंने अपनी पत्नी को, ललिता जी को, उन्होंने फोन पे कहा था कि मैं आ रहा हूं और एक बड़ी अच्छी खबर ला रहा हूं मैं देश के लिए, जिससे कि देश पूरा, मतलब देश में उमंग का माहौल हो जाएगा। और आप अगर उस फोटो पे आप देखें उस समय ताशकंद एग्रीमेंट के टाइम में, तो एक व्यक्ति आपको बैकग्राउंड में दिखता है जिसकी लगता है कि जैसे वो सुभाष चंद्र बोस हो। उस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और उनको फिर यहाँ भेजा गया। और मैंने जैसा कहा कि जियो पॉलिटिक्स उस समय ऐसी थी कि ब्रिटिश और अमेरिकन, और खास करके ब्रिटिश, वो वो उनका यही डिमांड होता कि आप इस वॉर क्रिमिनल को हमको हैंड ओवर कर दो। और ये हमारे लिए एक मैं एक एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, वो वाली स्थिति थी। और उनका जो राजनीतिक जीवन था, वो ही हैड रीच्ड हिज पीक। तो उससे आगे उनका कोई वो आज के पॉलिटिशियंस की तो की तरह थे नहीं, वो लोग स्टेट्समैन थे। दे वर नॉट पॉलिटिशियन जो आप रोज आप टीवी पे देखते हैं ना, वो उसको गया होटल में बंद कर दिया उसको, ठीक है, कि एमएलए ने कोई चुरा के ले जाए, वो दिल्ली से, अपने राजधानी से, स्टेट राजधानी से दिल्ली आ रहा है। वो देवर आर्किटेक्ट्स ऑफ 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 द इंडियन नेशन। तो उस हैसियत से उनकी जो पारी जो थी, वो समाप्त हो चुकी थी। और हर व्यक्ति को ये जिंदगी में ये जरूर समझ लेना चाहिए कि किस पड़ाव पर मेरी कौन सी पारी खत्म हो रही, वरना आप अपने आप को बहुत ही मतलब दुखी करेंगे, और दूसरों को भी दुखी करेंगे। और अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया होता तो वैसे ही होता, एक हिंदुस्तान में पूरी उथल पुथल हो जाती, अंतर्राष्ट्रीय रूप से उथल पुथल हो जाती। तो इसलिए उनको ये गुमनामी का उनको चोला ओढ़ना पड़ा। और ये नहीं था, मैं कई डीजीपी, यूपी के डीजीपी से बात करता हूं, उन्होंने प्राइवेटली मुझे ये कहा है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। ये एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला था। और इससे आगे मैं अभी उनके फ्यूनरल में क्या हुआ 1980 को, उन सब चीजों पे मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आपने जो सवाल पूछा, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान के बारे में। तो आप सबको मालूम है कि जब यहाँ जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे बंगाल के, तो जब उन्होंने क्लेमेंट एटली से पूछा कि आप भारत छोड़ के क्यों गए, आप तो विजयी हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आपको तो कोई अब चुनौती देने वाला नहीं था, तो क्या आप गांधी के कारण छोड़ के गए? तो आपने ये सुना होगा, बोला कि उन्होंने ऐसे ऐसे अपना सर हिलाया। फिर उन्होंने पूछा गांधी का रोल क्या था आपके एग्जिट में? तो उन्होंने कहा MINIMAL, मिनिमल। मिनिमल। ठीक है। फिर कहा कि किसने आपको फिर छोड़ा क्यों आपने? देन ही सेड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब
मैंने अपने एक पुस्तक में भी अपनी एक किताब लिखी, पुस्तक में एक चैप्टर लिखा है, व्हाट इज विक्ट्री इन वॉर। देखिए, जिसको आप विक्ट्री समझते हैं, शायद वो असली में विक्ट्री नहीं हो। और मैंने एक उदाहरण दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ाई के मैदान में जो भी उनकी उपलब्धियां रही हो, शायद वो एलाइड पावर्स के आगे वो कामयाब नहीं हो सके, लेकिन जिस उन्होंने राष्ट्र राष्ट्र भक्ति का जो संचार किया आर्म फोर्सेस में, उसके कारण अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर वो मजबूर हो गए। और मैं क्यों इसका बात कह रहा हूं कि वो क्यों मजबूर हो गए, तो एट एनी गिवन टाइम यहाँ पे भारत में 80,000 से ज्यादा अंग्रेज नहीं थे। हम्म। और इस यस सर। 80,000 अंग्रेजों के साथ के सहारे उन्होंने भारत पर राज किया। इतने बड़े देश में आजादी के समय हमारा 33 करोड़ का 32-33 करोड़ की जनसंख्या थी। तो इतने बड़े लैंड मास पर, इतने पॉपुलेटेड स्टेट पे, कंट्री में उन्होंने इस पर राज कराया हिंदुस्तानियों के ही माध्यम से। और नेताजी ने जब वो, और जब माध्यम की बात कर रहा हूं मैं, तो वो इसमें इसमें आर्मी भी शामिल है। भारत की आर्मी जो थी उस समय ब्रिटिश के नीचे। अब होता क्या है कि अब मैं आता हूं उस विषय पे जिसका आपने जिक्र किया। और इस पर ध्यान दीजिएगा, मेरा अपना ये विश्लेषण है कि 1739 में जब नादिर शाह का भारत पे हमला होता है, तो आपको मालूम है कि भारत की गद्दी पर एक बहुत ही कमजोर, नालायक एक मोहम्मद शाह शासक रंगीला। था। जी हाँ, मोहम्मद शाह रंगीले। और उसको मालूम था कि ये अभी अभी ये समय है हिंदुस्तान पे चढ़ाई करने की। उसने आया और भारत पे हमला किया। जब ये हमला होता है तो इसके जो सबॉर्डिनेट जो किंगडम्स थे, यानी कि जैसे जो मुगल राज के मतलब कुछ अपना ट्रिब्यूटरी देते थे, उन लोगों ने, जैसे कि निजाम ऑफ हैदराबाद, वो इसके सपोर्ट में नहीं आए, सहयोग में नहीं आए। इस तरफ वेस्टर्न यूपी की तरफ ये रोहिलास थे, उन्होंने भी सपोर्ट नहीं किया, जबकि वो पास में ही थे। और लोगों ने, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मराठास ने भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लूटपाट मचाई, आपको मालूम है, मतलब इट इज ये तो सब कोई जानते हैं कि किस स्तर का, मतलब या कितना बड़ा नरसंहार हुआ था यहाँ पर, और किस स्तर का लूटपाट हुआ था। उसी समय उसने आपको पीकॉक थ्रोन और ये सब वो ले गया था, वो कोहिनूर का ये सब। 50 करोड़ रुपए कैश, 70 करोड़ कैश, जी कोहिनूर जी जी। डायमंड, हाँ, पीकॉक थ्रोन। मैं ये भी बता दूं आपके दर्शकों को कि इतना सामान लूट के ले गया था भारत से कि अगले 4 साल तक ईरान में टैक्स बिल्कुल माफ था। यहीं के पैसे से ईरान चला, ठीक है ना। तो घोड़े, ऊंट, गाड़ी, सर मैं एक, जी घोड़े, जी ऊंट, जी गाड़ी जी जी। सब भर गई थी। और है ना, हथियार छोड़ने पड़ गए और हाँ, घोड़े उठाने पड़ गए। मतलब सामान जी जी अपने कंधे पे लाद के ले जाना पड़ा, तब भी खत्म नहीं हुआ जी था। जी जी जी। इतनी धन दौलत लेके गया था वो। तो अ, उसके बाद क्या होता है कि जब ये हमले के बाद बिल्कुल हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल परास्त हो जाता है। इसके कई बट जिसको कहते हैं टुकड़े, टू फ्रैगमेंटेशन एक तरह से हो जाता है। बड़े छोटे छोटे
अंपायर्स अंपायर्स भी नहीं करें, छोटे छोटे ये राजवाड़े उठ जाते हैं और सभी अपने आप में आजाद थे। तो इसके बाद क्या करी कि जितने ये जो इंडिपेंडेंट एंटिटीज थे, छोटे छोटे, इन सब ने अपनी अपनी सेना तैयार कर ली, क्योंकि एक दूसरे से ये लड़ते रहते थे। अब कहां से इतनी सेना लाए? तो इन्होंने एक सबने कुछ ये फॉर्मूला निकाला या इस तरह की उन्होंने व्यवस्था की कि ठीक है, आप अ, खेती गृहस्थी कर सकते हैं, आप मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन आप कृपया इतने घोड़े मेंटेन करके रखेंगे, जब बुलाएंगे तो आप आएंगे, आप तलवार और ये सब सारे कुछ रखिए अपना। और वैसे ही ये चलता रहा। सो एज अ रिजल्ट, what happened was that the entire army, the entire country became, mercenary soldiers. आप लड़ा, आपको पैसे मिले उतने दिन के, जितने दिन आपने लड़े, और फिर आप अपने यू वेंट बैक टू योर ओरिजिनल प्रोफेशन। तो इस तरीके से ये पूरा मतलब एक यहाँ पे मर्सनरी कल्चर बन गया। और मर्सनरी कल्चर यहां तक मतलब हुआ कि आप देखें, जो कुछ अमीर राजवाड़े थे, उन लोगों ने बाहर से, किसी ने फ्रेंच को बुलाया, किसी ने डच को बुलाया, अपने एज कोई प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया, कोई लड़ने के लिए बुलाया। तो उसमें अब जैसे उदाहरण के तौर पे, निजाम जो था उसने फ्रेंच को भी बुलाया, ब्रिटिश को भी बुलाया। महाराजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने अपने आर्मी को ट्रेन करने के लिए फ्रेंच इंस्ट्रक्टर्स को बनाया। और उनको कितना, इनको बिल्कुल जैसे उनको भगवान की तरह, मतलब देवर, उनको एक अलग ही दर्जा दिया हुआ था। तो ये पूरा ये मर्सनरी कल्चर ये चल रहा था। उसी मर्सनरी कल्चर का एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये जो आप सेंट जेम्स चर्च देखते हैं ना, ये कनॉट प्लेस के पास, वो जो हम्म। बड़ा सा, हाँ हु वाज हाँ, जेम्स पीछे स्किनर। बंगला साहिब के सामने। हाँ, जिसके जिसके नाम से इतने लोग जाके भक्ति में, मैं देखता हूँ बड़ी लंबी लाइन लगी रहती है। वो कौन था? जेम्स स्किनर। उसके नाम से एक रेजिमेंट भी है यहाँ पे, स्किनर्स ऑफ भारत में। ही वॉज अ मर्सनरी। वो अपना एक रेजिमेंट मेंटेन करता था, कैवेलरी का रेजिमेंट। और आपको आरएसएन सिंह को जरूरत पड़ी तो, इफ आई कैन हायर हिम ही वुड फाइट फॉर मी। हरिमोहन जी को जरूरत पड़ी तो वो हायर करते थे, कभी ग्वालियर के लिए लड़ता था, कभी किसी के लिए लड़ता था। सो ही वॉज, उसने येलो बॉयज के नाम से उसके जो उसके जो घुड़सवार है वो जाने जाते थे। तो ही वॉज अ मर्सनरी, देवर मेनी मर्सनरीज लाइक दिस। तो ऑन द होल भारत में एक बहुत बड़ा मर्सनरी कल्चर, ऐसा मर्सनरी कल्चर आपको दुनिया में आज तक देखने को नहीं मिली है। अब होता क्या है कि हम जब वर्ल्ड वॉर वन में आते हैं, अब मैं अफगान वॉर्स की उस समय भी था मर्सनरी कल्चर। आप वर्ल्ड वॉर वन में आते हैं तो आप देखते हैं कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन इंडियंस ने उसमें हिस्सा लिया। उनको रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उन्हें रिक्रूटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ तो वो गांधी जी ने गांधी ने पहले ही सॉल्व कर दिया था। गांधी पूरे गुजरात में घूम घूम के ये कह रहे थे कि भैया अपने आप को जाओ, ज्वाइन करो अंग्रेजों को। तो लोग पूछते भी थे क्या हो गया, आप तो बड़ी अहिंसा की बात करते हैं, अब क्या हो गया? और वर्ल्ड वॉर के, मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, 1918 में ये अपने गांधी जी और उनकी पत्नी और उनका वो जो दोस्त होता था कैलन, ठीक है। अब मेरा ज्यादा मुंह मत खुलवाइएगा, हु इज कैलन, लोग उसको देख ले क्या था, हु वाज कैलन। उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता, लेकिन ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है ना। वो गांधी जी वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम्स, ठीक है। तो
इनफैक्ट मैं उनके जो आजकल वो मैंने देखा, वो राजमोहन गांधी ने भी कुछ लिखा है और कई गांधी परिवार, तो थोड़ा सा वो कैलन बैक पर भी टिप्पणी कर दी, कौन था ये, और वो पेपर्स निकाल के देखे, उसके बारे में भी इनको लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। देश उससे बहुत अ, देश का बड़ा भला होगा। और एनीवे, तो उस समय ये 1918 में ही गोज देयर, एंड इन्होंने पूरा सपोर्ट किया वर्ल्ड वॉर 1 को। और फिर वो गिल्ट कॉन्शियस में ही लैप्स्ड इनटू, अब वो राजनीति तो करनी थी, ही लॉन्च दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डबटेल्ड इट द खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, वेरी क्लेवर, आई मीन। तो एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज, और ये सर सर ये खिलाफत एक छोटा मूवमेंट। सा क्वेश्चन है। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे लिए हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री पढ़ाते हुए बहुत सारे पेनफुल मूवमेंट आते हैं, मोमेंट आते हैं जब मेरे को पढ़ाते हुए बड़ा रोना तक आ जाता है। उसमें जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जिसमें हमारी वो जो आर्मी का नेचर है, उसको थोड़ा सा बता दीजिए कि वो जो गोलियां चलाई गई, क्योंकि टर्निंग पॉइंट तो था, लेकिन पेनफुल उससे ज्यादा था कि हिंदुस्तानियों ने, भारतीयों ने भारतीयों पर गोली चलाई। नहीं, बिल्कुल, बिकॉज इट वॉज अ मर्सनरी आर्मी। जो जो यूनिट वहां पार्ट ली थी, ठीक है ना, द गुरखाज हैड पार्टिसिपेटेड, और उसका एक पठान्स एंड जवान बोलता गुरखास। है, हाँ, पर उन्होंने कहा, वो एक गुरखे ने कहा कि ये तो मेरे मेरे मैगजीन खत्म हो गया तो पता नहीं, मैं तो और मार देता। ही वॉज टेकिंग प्राइड इन दैट। तो मैं उनको नहीं ब्लेम करता सर। आप क्या करते, अंग्रेजों ने इस स्तर तक आपको लूटा था। और मैं थोड़ा सा डाइग्रेस कर दूं अभी यहाँ पे, कि आपको मालूम है कि हमारे देश में एक आरसी दत्त है, रमेश चंद्र दत्त। यू वुड से इकोनॉमिक दैट ही हिस्ट्री ऑफ वाज इंडिया। अ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, लोग उसको पढ़ ले थोड़ा सा। ये उसमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म का वो पहला पाइनियर था, द सेकेंड इंडियन टू बी एन आईसीएस ऑफिसर। तो उन्होंने चीजें बहुत नजदीक से देखी थी। उन्होंने लिखा है कि पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर तो था ही हमारे देश में, कोई ऐसा घर नहीं था जहां पे महिलाएं जो है वो सूत नहीं काटती थी। अब उसका रिजल्ट था कि हम लोग टेक्सटाइल में भी नंबर 1 कंट्री। तो यस। महिलाओं को अपना अपना इनकम तो हो ही जाता था। उसके बाद ये जब आपके ये आए, तो इन्होंने किस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हमारे क्रश किया, जब ब्रिटिश का, सो तो वो सब मालूम। तो लोग क्या करते, लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में भर्ती हुए। लोग कहते हैं कि हरियाणा की हालत इतनी खराब थी कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और वो तब सुधरा जब वर्ल्ड वॉर 1 से पैसे कमा के, मतलब कुछ यहां पर उसका मनी का इनफ्लो हुआ है। बट ऑल सेड एंड डन, इट वॉज अ मर्सनरी आर्मी। और दूसरा, और आप किस लिए लड़ रहे हैं भाई, क्या कॉज है, कि उनको भी नहीं मालूम था किस कॉज क्या है, मैं किस लिए लड़ रहा हूं। उसके बाद कम टू, यू नो कम फर्दर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने 25 लाख सेना को भर्ती की। उस 25 लाख सेना में अ, फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। बंगाल में फैमिन हो गया, वो आर्टिफिशियल फैमिन क्रिएट करवा दिया था, खाने को पैसे नहीं थे। वर्ल्ड वॉर 1 में तो सारे जो आपके जो कपड़े हैं ना, वो सारे कपड़े, वो बिल्कुल जो आपके जो वॉर एफर्ट में चले गए, जो भी यहां से। ऐसा भी हुआ है कि, एंड ये जो संत रामकृष्णन की जो पत्नी है, उन्होंने कहा, मैं कितने लोगों को जानता हूं कि वस्त्र ना होने के कारण कई महिलाओं ने सुसाइड कर लिया। इमेजिन अ कंट्री विच वाज सो रिच इन टेक्सटाइल, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खाने को सारा कुछ डाइवर्ट हो गया, आर्टिफिशियल फैमिन उन्होंने करवा दिया। और आर्टिफिशियल फैमिन करवाने में वो एक सुभाष चंद्र बोस का, मतलब वो उनको लग रहा था कि जापानीज कहीं इस रूट से नहीं आ जाए, बांग्लादेश वाले रूट से। तो इट इज अ रिवर एंड नदियों से भरा हुआ, कोई 260 नदियां हैं। तो उन सारे बोट सोट सब जला दिए उन्होंने। सो देयर वाज एन आर्टिफिशियल फैमिन।
तो उसके कारण मतलब लोग सिर्फ पैसों के लिए वो वहां पे ज्वाइन किया, रिक्रूट हो गए। लेकिन ये जो मर्सनरी इतिहास जो मैंने बताया भारत का, उसको किसी ने अगर बदला तो उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस gave a patriotic direction to the Indian Army। और मैं आपको अगर बताऊं कि ये जो कहते हैं ना कि क्या दे दी आजादी बिना खड़क बिना ढाल की, सागर साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो कमाल संत ने नहीं किया था, वो कमाल आजाद हिंद फौज के 26,000 शहीदों ने किया था। यही तो नहीं किया था। और 26,000 शहीदों का मतलब मालूम है आपको? 26,000 मतलब 26,000 आउट ऑफ 60,000। आधी आधी आजाद हिंद फौज ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। 26,000। और अगर आप तुलना करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो 87,000 इंडियन सोल्जर्स डाइड और अबाउट 67,000 इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप देख लीजिए कितनी बड़ी कमी, कितनी बड़ी कुर्बानी हमने दी। और शर्म भी आती है आपको बोलने में कि दे दी आजादी बिना खर्च बिना ढाल की। के- और ये 26,000 के फिगर्स को भी दबाया गया। अब चीजें खुल के आ रही हैं। लेकिन इसमें ये 26,000 जो हमने कुर्बानियां दी थी, वो व्यर्थ नहीं गया। सुभाष बोस ने एक, मैंने पहले भी जैसे कहा कि राष्ट्रवाद का उन्होंने ऐसा संचार किया कि आपको मालूम है कि फिर जबलपुर में क्या हुआ, म्यूटिनी हुई, आपको नेवल नेवल म्यूटिनी। और तब रेटिंग्स म्यूटिनी थी, तब 16 Feb इन्होंने 1948। जी जी जी, और तब अंग्रेजों को एहसास हुआ और कि ये अब जो मर्सिनरी कैरेक्टर जो है आर्मी का, वो बदल गया और अब वो टिक नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही भारत की फौज का मर्सनरी जो कैरेक्टर जो था, वो पैट्रियोटिक कैरेक्टर में वो बदलने लगा, उनको ये समझ में आ गया कि अब हम यहां नहीं टिक सकते। ये था सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। यस और सर। मैं आपको छात्रों को, जी, मैं आपके छात्रों को एक और मैं बात बता दूं कि देखिए, कोई आर्मी चीफ बनता है, इट्स अ फंक्शन ऑफ अ बैच। कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बनता है, वो भी अपने बैच का, इट्स अ फंक्शन ऑफ अ बैच। और मे बी टू बैचेस टेकन टुगेदर। सही बोल रहा हूं ना? बिल्कुल सर। सरकार में तो ऐसे ही प्रमोशन होता है। लेकिन एक व्यक्ति वो आईसीएस में जाता है और अपने शुरुआती दिनों में ही अपने राष्ट्र की पुकार को फॉलो करते हुए वो आईसीएस छोड़ता है। उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आता है। पॉलिटिक्स में आता है, फिर वो कांग्रेस का चीफ बन जाता है। और कांग्रेस के चीफ बनने के बाद
वो पॉलिटिक्स छोड़ता है एंड ही ट्रांसेंड्स इनटू ए मिलिट्री लीडर। और जब मिलिट्री लीडर को वो ट्रांसेंड करता है, तो ही वॉज जस्ट नॉट मेयरली अ मिलिट्री लीडर। मिलिट्री उसके लिए एक मीन्स थी फॉर सैल्वेशन ऑफ इंडिया। भारत के को आजादी दिलाने के लिए उसने एक ये किया। और एक फुटप्रिंट देखिए आप इस आदमी का, इसके फुटप्रिंट सोवियत यूनियन, जर्मनी, मतलब अफगानिस्तान, जापान, थाईलैंड, लॉस, वियतनाम, बर्मा, अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसके बारे में केवल लोग काला पानी को ही नाम से जाने जाते थे। लुक एट द इमेजरी। अंडमान में झंडा फहराया। आज लोग कहते हैं कि भाई, प्रधानमंत्री भी अपने कहते हैं कि जब अपने घर में पहले जाके देखिए, हमारे जो बहुत सुंदर सुंदर द्वीप है, ठीक है, उनको वहां जाइए। उस जमाने में उस आदमी ने भारत की सरजमी पे उन्होंने पहली बार इस राष्ट्र का झंडा फहराया। उसके बाद मणिपुर में। तो ये अगर आप फुटप्रिंट्स देखें, आप बताइए कोई और कोई लीडर जिसके ऐसे फुटप्रिंट्स हो, और इतने मैजिकल फुटप्रिंट्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, साउथ अफ्रीका से इंडिया एंड ऑल दैट, दैट वी नो ऑल दैट। बाय द वे, गांधी के भारत आए थे गांधी 47 साल की उम्र में, ठीक है ना। उन्होंने ठीक है 47 ईयर्स तक, मतलब इसके बियॉन्ड में नहीं कुछ कहूंगा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि लुक एट द फुटप्रिंट्स। नाउ यू कंपेयर दिस मैन विथ लॉर्ड राम। भगवान राम के भी आप फुटप्रिंट्स देखें। जब भी आप भगवान राम का नाम लेते हैं, तो आपको पूरे इंडिया की ज्योग्राफी जो है वो आपके दिमाग में वो इवोक हो जाती है। तो अयोध्या का एक कनेक्शन देखिए, और ये ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट्स का देखिए, भगवान राम और उनके उनके सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। तो इसीलिए कहते हैं कि जो आदमी एक आईसीएस से एक पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियन से एक मिलिट्री लीडर पे ट्रांसेंड कर जाए, ऐसे लीडर कब कितने पैदा होते हैं सर? कितने लीडर ऐसे पैदा होते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ लाइक अ टाइटैनिक। एक टाइटैनिक के थे। ही वॉज अ मैन ऑफ एपिक प्रपोर्शंस। और जिस तरह से टाइटैनिक को एक आइसबर्ग ने डुबोया था, उसी तरह सुभाष के टाइटैनिक को डुबाने वाला गांधी और नेहरू थे। आप इस आदमी की राष्ट्रभक्ति देखा, आजकल मैंने देखा है कि पहले कुछ ये जो अपने लेफ्टिस्ट थे वो कहते थे कि सुभाष चंद्र बोस वॉज लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन। और ये तो मैं कुछ आपको कुछ तथ्य बता दूं सुभाष चंद्र बोस का, कि आप सबको मालूम है कि वो जानकी दास जानकी दास बोस, उनके पिताजी एक वकील थे, और वो भी एक बहुत ही सफल वकील। एक अपर मिडिल क्लास में आते थे वो। इनकम थी, सारे बच्चों को उन्होंने वो अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा दी थी, सुभाष चंद्र बोस को भी। और लेकिन नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जानकी दास बोस में बहुत फर्क था।
मोतीलाल नेहरू में बड़ी मशक्कत की कि किस तरीके से अपने बच्चों को वेस्टर्न ओरिएंटेशन दिया जाए, लेकिन जानकी दास बोस और उनकी सुभाष चंद्र बोस की मां ने उनको हमेशा जो अपने रूरल रूट्स जो है, जो उनकी अपनी मिट्टी की जो जड़ें हैं, अपने गांव की मिट्टी से वो जुड़े रहे। दोनों में इतना फर्क था। वो वेस्टर्न ओरिएंटेशन जो था वो बड़ा काम आया अंग्रेजों को, ठीक है ना। और वेस्टर्न ओरिएंटेशन के कारण ही आजकल बहुत सारे वो आते हैं ना, वो हनी ट्रैप की हनी ट्रैप की वो किस्से आ रहे हैं। आजकल आईएसआई बड़ा वो इसको हनी ट्रैप को मतलब एक फाइन आर्ट में बदल दिया है उसने, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट भारत में अगर सबसे पहले कोई हनी ट्रैप हुआ था, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हिज वेस्टर्न प्रोक्लिविटीज, वो था जवाहरलाल नेहरू। वो चिट्ठियां बताती हैं, यस मैं कौन सा, वो चिट्ठियां बताती हैं। यस और देखिए, एक 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 यंग लड़का, 15-16 साल का लड़का, मैं सुभाष बोस की बात कर रहा हूं, कि अपने माँ को वो क्या लिखता है। वो अपनी माँ को लिखते हैं कि अ, माँ, भारत, हमारा हमारा राष्ट्र भारत भगवान का दुनिया का सबसे प्यारा भूमि है। इस भूमि पर हर युग में भगवान अवतारित होते रहे हैं, पृथ्वी से पाप मिटाने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। दिस इज व्हाट ही राइट्स टू हिज मदर। बाकी अवतारित पुरुष दूसरे देशों में भी पैदा होते रहे हैं, लेकिन इतनी संख्या और इतनी बार नहीं जितनी कि भारत में। नाउ दिस इज व्हाट ही सेज। देखिए, एक बच्चे का, एक टीनेजर का कंसर्न। फिर वो लिखते हैं कि मैं जब डेक्कन में गोदावरी नदी को देखता हूं और देखता हूं कि ये समुंदर से जब इसका समावेश होता है, कितना पावन, कितना पवित्र ये दिखता है। एंड देन ही सेज कि तब मुझे भगवान राम और रामायण की वो पंचवटी की याद आती है। और फिर वो लिखते हैं कि ऐसे ही मैं गंगा को भी देखता हूं, और गंगा का जब दृश्य मेरे सामने आता है, तो इसके किनारे मैं ढेर सारे योगी को मैं देखता हूं। वो योगी जो कि पूरा जीवन उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया। फिर वो कहते हैं कि क्या ये साधु लुप्त हो गए? क्या ऐसे साधु इस देश में अब नहीं रहे? आप उस आदमी के वो फीलिंग्स देखिए। एंड देन ही सेज कि हमारा राष्ट्र जीवन जो है वो कमजोर होता जा रहा है। क्या हमारा धर्म विलुप्त हो जाएगा? क्या हम क्या हमारी राष्ट्र भावना क्या हमारी राष्ट्र भावना विलुप्त हो जाएगी? और फिर एक और पत्र में वो लिखते हैं कि आखिर हम क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? कब तक हम इस देश की और धर्म की इस अवस्था को देखते रहेंगे? कब तक हम इंतजार करते रहेंगे? हमें कुछ न कुछ करना होगा। हमारे देश को आज निस्वार्थ बेटों की जरूरत है। लुक एट द डायमेंशन ऑफ दिस मैन। और आप तो लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करवाते हैं,
एक व्यक्ति, ये 1913 की बात है, सुभाष चंद्र बोस ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में उन्होंने हिस्सा लिया। और उस इम्तिहान में बहुत सारे लोग थे, कई प्रोविंसेस के लोग थे, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द फोरमोस्ट यूनिवर्सिटीज थी जो अंग्रेजों ने बनाया। और उसके बाद उसमें उनका दूसरा रैंक हासिल होता है। तो बड़े खुश थे उनके परिवार वाले। जानकी दास बोस हमेशा वो जानते थे कि मेरा बेटा बहुत तेज है, लेकिन वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं अपने फादर को कि ये ठीक है, मैं सेकंड आ गया, लेकिन मुझे ये शिक्षा अवस्था, ये जो शिक्षा का जो तरीका है, मुझे बिल्कुल ये गड़बड़ लगता है। कहता है इससे ज्ञान तो हासिल हो सकता है, लेकिन इससे चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। दिस इज, आई थिंक ही वाज 16 और 17, और उस उम्र में शिक्षा व्यवस्था के बारे में ऐसी टिप्पणी करना। और अ, वो तो एक ऐसे, मैंने कहा कि वो एक उच्च मध्यम वर्ग के परिवार से आते थे, तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से धर्म, राष्ट्र के बारे में एक यंग लड़का कैसे सोच रहा है। और मैं अब ये भी बता दूं कि जब जियो पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो उनके औरबिंदो से कुछ, औरबिंदो को बहुत, विवेकानंद के तो भक्त ही थे। उन्होंने कहा कि ही वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ इन माय लाइफ, विवेकानंद। औरबिंदो से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और औरबिंदो ने, औरबिंदो का मानना था वर्ल्ड वॉर वन में कि अगर ये जो एलाइड फोर्सेस हैं वो अगर उनको जीत हो जाती है, तो राष्ट्र में मतलब एक पूरी दुनिया में शांति रहेगी और एक अच्छा वर्ल्ड ऑर्डर बन के उभरेगा। लेकिन लेकिन सुभाष चंद्र बोस का यह मानना था कि देखिए, ये जितने इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, वो सब आपस में द्वंद में लगे हुए हैं, लहू लुहान हो गए हैं, और अंततः ये इतने कमजोर हो जाएंगे कि हमको, अगर हमने अभी प्रयास किया, तो हमको आजादी मिल जाएगी। तो उनका ये जो कहते हैं ना कि वो जर्मनी में हिटलर से क्यों मिले, और उससे क्यों मिले और उससे क्यों मदद ली, उन्हें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भारत का हित दिखता था। ये कब बोल रहे हैं? ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बोल रहे हैं। और जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, आप लोगों को बता दूं ये कि ही वॉज इन कैम्ब्रिज, हम्म। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है। ICS तो एग्जाम में कैम्ब्रिज में, जी जी, उनके बाद हुआ कैम्ब्रिज में था। थे। और एक, ही वॉज अ वेरी वेल ड्रेस्ड मैन, समझे कि नहीं? जो मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, वो बड़े वेल ड्रेस्ड आदमी थे, बड़े अपने, उनके कपड़ों के क्रीज बिल्कुल अपनी जगह पे रहते थे, उनके जूते चमकते रहते थे। ही वॉज अ वेरी इमैक्युलेटली ड्रेस्ड मैन। लेकिन उनके वो बायोग्राफर जो है, वो लिखते हैं, लेकिन इसके बावजूद, मतलब ये एक उनका पहलू था, उन्हें, उनका राष्ट्रवाद उतना ही प्रखर था, उसके साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और अब वो भी ये भी कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो वो पीरियड था, वो जिसको कहे, आप तो, आपको तो मालूम है युद्ध के बाद कैसी स्थिति हो जाती है। युद्ध के बाद इतने सारे सामाजिक त्रुटियां आ सोशियो जाती हैं इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे। आ जाते हैं। नहीं, इवन सोशियोलॉजिकल, हाँ, आपको सोशियो मालूम है कि, इकोनॉमिक हाँ क्राइसिस। जी जी जी, बिल्कुल। तो उसको किसी ने बड़ा नॉटी पीरियड डिस्क्राइब किया है। अब एक यंग आदमी के हैसियत से अगर नॉटी पीरियड आप अगर ये करें, तो आप जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन सुभाष सुभाष चंद्र बोस नेवर गॉट, वो इससे वो, उनके उनके आत्मबल
और नैतिकता पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि उनके कई दोस्त उनका इस पर मजाक भी उड़ाते थे, वो दूसरी विचारधारा के लोग थे, हम्म। लेकिन वो एक वो खुद कहते हैं कि ऐसा ऐसा चरित्र और ऐसा नैतिक बल वाला आदमी, मतलब मैंने हमने युवा नहीं देखा। और तब मैं ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि तब कोई अगर कहता है कि सुभाष चंद्र बोस ने शादी की थी, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। एक किताब है, एक मधुसूदन दास है, ही इज अ प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर। उन्होंने एक किताब लिखी, उसका हिंदी ट्रांसलेशन है नेताजी सुभाष की शादी एक साजिश। वो किताब को मैंने ही हिंदी में ट्रांसलेट किया है और उसमें कई डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। कृपया जिसकी भी रुचि हो वो किताब में देख ले। एमिली का जो फोटो है वो 4 डिफरेंट डिफरेंट फोटोग्राफ्स, देर आर 4 डिफरेंट। नेहरू जी इतने उतावले थे, जो नेहरू जी आ, ने हमेशा रेफर किया ब्रिटेन में ब्रिटिश अथॉरिटीज को कि योर योर वॉर क्रिमिनल। वो आदमी इतना मेहरबान कि यहां से वो वियना में जो एम्बेसडर है तो कहे, अरे यार देखना वो एमिली को पैसे जरूर मिलने चाहिए। देखो देखो, अगर पैसे नहीं ले रही है ना तो जबरदस्ती उसको पैसे दे दो। तो अच्छा, अब उसने ऐसा कहा है कि अभी रोक के रखने के लिए तो उसको गिफ्ट देते जाओ। तो वहां से एम्बेसी वाला लिख रहा है कि नहीं लेने, उसके सिगरेट और चाय का कोटा के हम पूरे पैसे, हम सिगरेट वगैरह सब इंतजाम हम करके आते हैं। ठीक है ना। तो ये इसलिए किया गया था ताकि के नैतिकता के यार्डस्टिक पर वो बाकी जो हमारे ये जो क्या मैं बोलूं, अनैतिक या जो भी आप उसको कह ली, चरित्रहीन नेता के बराबर कैरेक्टर में असैसिनेशन। उस जी कैरेक्टर जी, असैसिनेशन। जी बिल्कुल सही, आपने करेक्ट टर्मिनोलॉजी यू हैव यूज, उस पे ले आया जाए तो अ, बाकी आप लोग को मालूम है कि सुभाष बोस को 1924 से लेके 1940 तक उन्होंने किस तरीके से कई जेलों में रहे, प्रताड़ना दी गई। 1924 से 19 आई थिंक 27 तक वो मांडले जेल में रहे। और कंडीशंस उस समय इतने खराब थे वहां पर, इतने अमानवीय थे कि कुछ ऐसी बीमारियां उनको हुई जो जो उनको जिंदगी भर तकलीफ पहुंचाते रही। लेकिन जब भी ये शरद चंद्र बोस अपने भाई को चिट्ठी लिखते थे, लेकिन तो उसमें कोई सेल्फ पिटी नहीं होता था। सिर्फ वो लिखते थे कि चलो मैं तो अभी भी यंग हूं, मैं इससे गुजर सकता हूं। लेकिन जब लोकमान्य तिलक जैसे बुजुर्ग आदमी को जब मांडले जेल में रखा गया होगा तो उनकी क्या स्थिति होगी, वो किस पीड़ा से गुजरे होंगे। लेकिन आज वो लोग जो कि आगा खान पैलेस जेल में रहते थे, जो लोग ऐसी जेलों में रहते थे कि सुबह आकर पूछा जाता था कि आप योर लॉर्डशिप आप क्या खाएंगे आप ब्रेकफास्ट के लिए, तो उनको पूरा, उनको रेडियो भी मिला हुआ था, अखबारें भी आती थी, किताबें भी लिख आती थी, और वहां से लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर भी लिखते थे। आपको मालूम है अंडमंस में ओनली 1 लेटर वॉज अलाउड इन अ ईयर, जब वीर सावरकर हुआ थे। तो यहां एक पूरी चिट्ठियों का वो लेटर्स फ्रॉम फादर टू डॉटर, और वीर सावरकर को एक चिट्ठी साल में। और ये पापी कुछ लोग इन दोनों की तुलना करते हैं। आखिरी में मैं एक मैं अपना ये कर्तव्य समझता हूं कि जब आईने की का जिक्र करता हूं मैं, तो एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे इंडिया के मिलिट्री हिस्ट्री में, इंडियन आर्मी के हिस्ट्री में, जिसको दबाया गया। और सिर्फ इसलिए दबाया गया क्योंकि उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव
सुभाष चंद्र बोस के था। और ये एक ऐसी बात है जो कि अगर आर्मी में भी आप पूछेंगे ना तो 99.9% लोगों को ये बात नहीं मालूम है, और किस हसीन तरीके से इसको छुपाया गया। हमारे यहाँ 1943 में एक रेजिमेंट खड़ा किया गया था। उस रेजिमेंट का नाम था चमार रेजिमेंट। हम्म। ठीक है। वो 23 इन्फेंट्री डिव के नीचे लड़ा। बैटल ऑफ कोहिमा, बैटल ऑफ रंगून, बैटल ऑफ इम्फाल में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बारे में स्लिम भी कभी जिक्र नहीं करते, फॉर आई टेल यू वो किस कारण के करने। उनको 3 मिलिट्री क्रॉस मिला, 26 मेंशन इन डिस्पैचेस मिला। ठीक है। और इन लोगों को जब आजाद हिंद फौज पे गोली चलाने को कहा गया तो इन सब ने बगावत कर दी, एंड लॉक स्टॉक एंड बैरल दे जॉइंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनको डिसबैंड कर दिया गया। अब आजकल तो पता नहीं संविधान में कुछ संविधान ने ये चमार शब्द को एक गाली के रूप में उसकी व्याख्या की है। नहीं सर, इसका चमड़े से कुछ लेना देना नहीं है। और एक यूबीएस रघुवंशी हैं, उन्होंने एक चमर पुराण का भी वो जिक्र करते हैं। और वो कहते हैं कि ये सब क्षत्रिय लीनिएज के लोग हैं। हम्म। और एक एमिनेंट हिस्टोरियन है, उनका नाम है हामिदा खातून। वो कहती हम्म। हैं कि ये ये राजपूत थे जिनको लोधी डायनेस्टी के समय में इनके जो गुरु जो थे संत रविदास, उनको चमड़े का काम करने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 3 मिलिट्री क्रॉस, 26 मेंशन्ड इन डिस्पैचेस। और इनका एक कोई कैप्टन मोहन कुरिल था, जो कि वो लेटर ऑन जॉइंट पॉलिटिक्स, और पहला जो 1952 में जो जनरल इलेक्शंस हुआ था उसमें उन्होंने वो विजयी हुए थे। ही वाज मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि देखो कैसे आज हिटलर को आपने बिल्कुल जैसे पेजोरेटिव टर्म बना दिया। 19 से 37 के पहले तो हिटलर को कोई और ही पर्सपेक्टिव से देखते होंगे, है ना, लेकिन आज उसको गाली बना दिया। उसी तरीके से अंग्रेजों ने कई चीजों को एक गाली का रूप दे दिया। और खास करके और कुछ मुसलमान इन्वेडर्स ने। हमारे यहाँ तो चमड़े का कोई जरूरत ही नहीं था। हमारे यहाँ कोई चमड़े का कोई चीज तो इस्तेमाल ही नहीं होता था भारत में। तो फिर हमारी वर्ण व्यवस्था में या हमारी जो अ, आर्थिक व्यवस्था थी उसमें कहीं चमड़े का कोई रोल ही नहीं था। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस पर भी गौर कीजिएगा। मुझे किसी मैगजीन ने अभी ये अनुरोध किया कि ये जो वो कौन है पाकिस्तान का क्रिकेटर रिजवान, जो ये हरकतें कर रहा है, कभी नमाज पढ़ने लगता है, कभी हमास के सपोर्ट में टी शर्ट पहन लेता है, तो ऐसी हरकतें कर रहा है, ये क्या है पाकिस्तान में, ऐसे ऐसे क्यों क्रिकेटर्स पैदा हो रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा गहराई से इस पर रिसर्च किया। और मैंने रिसर्च में मुझे ये इट अकर्ड टू मी कि क्रिकेट जो था इंडिया में ये हमेशा एक कम्युनल गेम रहा है। हम्म। कास्ट वाइज भी क्रिकेट खेले जाते थे, कास्ट की नहीं, टीमें होती और थी। मैं आपको बताता हूं कि कोई ये 1890 वगैरह की बात है। सबसे पहला जो मैचेस हुए वो था बॉम्बे जिम खाना वर्सेस पारसी क्लब। हम्म। तो पारसीज ने चैलेंज किया थे, बॉम्बे जिम खाना में सारे अंग्रेज खेलते थे। ठीक है ना। हम्म। अब होता क्या है कि 1907 में
फिर हिंदुओं ने कहा कि हमारी भी क्लब है, हिंदू जिम खाना हमने बनाई है, हम भी आपके साथ खेलेंगे। तो ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया। एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इस उन्होंने जो हिंदू जिमखाना क्लब थी, उन्होंने सबको धो दिया। हम्म। दे emerged एज द चैंपियन। और उस विक्ट्री में वो सबसे बड़ा अगर रोल था, तो एक जेंटलमैन थे, उनका नाम था पलवंकर बालू। पलवंकर बालू, ही वॉज अ स्पिनर। और पलवंकर बालू वॉज ए, जिसको आप, जो आपने ये गंदे शब्द, जो जिसको गंदा शब्द, ही वॉज ए चमार बाई कास्ट। ठीक है। और पलवंकर बालू को जब महाराजा ऑफ पटियाला की टीम 1911 में जब जाती है, जब इंग्लैंड का दौरा करती है, उन्हें पहली बार वो भारत से एक टीम ले गए थे, तो उसमें पलवंकर बालू उसके एक सदस्य थे, बहुत अहम सदस्य। तो आप बताइए कि क्या अगर हमारे यहां अनटचेबिलिटी होता और इस तरह की भावना होती, तो क्या उनको इस तरह की महत्ता मिलती? दूसरी बात, ही केम इन कॉन्टैक्ट विथ बी आर अम्बेडकर, और उनके पॉलिटिक्स से वो बिल्कुल अलग थे। वो कहते थे कि नहीं, ये जो एंटी हिंदू, जो जो भी जो है थ्रस्ट है, या जो जो भी उसको आप कहते हैं, एजेंडा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो ये विचारधारा है, उन्होंने कभी उससे ये नहीं हुआ। बाद में वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी वो चुने गए इलेक्शन में। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उनके भाई पलवंकर विठल, he became the captain of the Hindu team in 1932। तो आप बताइए कि अगर अगर इतना, मतलब अगर कोई हीन भावना से देखता, कोई कैप्टन बनाएगा? और और तभी सर मैं आपने कहता तो हूं कि आप, आपने तो अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट को ही उल्टा खत्म ही कर दिया बिल्कुल ही। नहीं सर, आप मैंने आपको, जब यहाँ पे इसका हमला होता है आपके तैमूर का, ठीक है ना, हाँ। तैमूर का जब हमला होता है, आप देखिए यहाँ जो पंचायती सेना बनी, उसमें कमांडर इन चीफ कोई और, जो डिप्टी कमांडर इन चीफ समथिंग, सम सोहन लाल भंगी, समथिंग लाइक दैट, उसमें कौन से कास्ट के लोग नहीं थे पंचायती सेना में? तो कोई कमांडर इन चीफ अगर आपका द सो कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट से है, तो आप सोचो कि मतलब क्या उस समय के कोई, खास करके लड़ाई के मैदान में किसी को कमांडर कमांडर एक्सेप्ट करना। अब ये जो पहलू है हिस्ट्री के, ये पढ़ाए नहीं जाते हैं, वो आप कृपया थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करें, और वो पंचायती सेना का आप देखिए कॉम्पोजिशन आपको मिलेगा। तो आज मैं, इसलिए मैं ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में को बताने के लिए आपके समक्ष आया हूं, क्योंकि ये अयोध्या का एक अध्याय हमारे यहाँ है, अभी एक जीवित अध्याय है। उस अध्याय का हिस्सा सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं। और जो आज अ, अ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देव से देश और राम से राष्ट्र की जो बात की है, उसकी परिकल्पना कभी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर अल्टीमेट,
मतलब जैसे कहते हैं ना मंत्र मुग्ध टाइप, सुभाष चंद्र बोस के मामले में ये डायमेंशंस और उसमें जो आपने कास्ट सिस्टम से लेकर दूसरा, मैं मंत्र मुग्ध वाली एक शब्द तो यूज करना चाहूंगा कि मैं पूरा 1 घंटा 5 मिनट तक सिर्फ सुनता ही रहा। मैंने कहा सर अल्टीमेट, मतलब ये लेक्चर्स इस तरीके से हम सुनना चाहें तो कहाँ मिलते हैं। ये तो मतलब 1 घंटे में तो हमारी पूरी पूरी सिस्टम को चेंज करके रखती है और थॉट प्रोसेस को चेंज करके रखती है। तो दोस्तों जिस तरीके से सर ने बताया दैट वाज अल्टीमेट, और मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। अल्टीमेट मतलब फ्रैंकली मैं तो बहुत सारी चीज़ें जानता ही नहीं था सर। हमने फैक्ट्स तो याद कर रखे हैं सर, और कंसेप्ट विपिन चंद्रा टाइप की बुक्स पढ़ रखी हैं, और विपिन चंद्र हालांकि उससे ऊपर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो चीज विपिन चंद्रा ने एक माइंड मेकअप कर दिया उससे बाहर निकल के आने में टाइम तो लगता ही है। हालांकि कभी मतलब सुभाष चंद्र बोस को बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं हम, लेकिन ये तो सर डायमेंशन ही टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट डायमेंशन है। और यहाँ तो एक कॉन्स्पिरेसी नजर आती है कि किस तरीके से। अच्छा मजे की बात यह हमारी बुक्स में सुभाष चंद्र बोस की म्यांमार जेल जो है ना उसका जिक्र नहीं है, मांडले जेल का। नॉर्मली वो खोद के निकालना पड़ता है और किस टर्म किन कंडीशंस में रखा गया वो निकालना पड़ता है, और वो फिर अभी तक फ्रेंकली मैं मानता हूं मुझे नहीं पता था कि हाँ वो जेल थे मांडले जेल, और एक बहुत ज्यादा डीप में नहीं पता। ये तो एक अलग ही कंसेप्ट निकल के। अच्छा एक यहाँ मैं इस कंसेप्ट को इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। अच्छा एक मेरे से छोटी सी फैक्चुअल मिस्टेक ये हो गई थी कि 16 फैब 1946 को या 18 फैब 1946 को रेटिंग्स म्यूटिनी हुई थी, तभी 19 फैब 1946 को क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो है कैबिनेट मिशन करेक्ट, प्लान भेज करेक्ट, रहे हैं। यू वो आर एक छोटी सी यू आर फैक्चुअल सर एब्सोल्युटली। जल्दीबाजी में निकल गई थी, 46 की जगह 48 बोल गया था मैं, उस चीज के लिए और माफी दूसरा चाहता हूँ। दूसरा देखिए, हमारे छात्रों को ये नहीं बताया जाता है कि कितना जबरदस्त स्वतंत्रता अभियान गरम दल ने चलाया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सर मैं पढ़ाता हूँ सर। सोचिए, हाँ, तो आप जानते हैं उसको किस तरह से वो दे ट्राई टू स्मगल आर्म्स इनटू इंडिया, वो गदर वाले, हाँ देन सर ये पढ़ाता हूँ जिसको मैं। जिसको हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी भी कहते हैं। तो गांधी जब आए तो ही किल्ड एवरीथिंग। इन्होंने, गांधी जब आए वहां पे तो जितने अंडमान निकोबार में जो जो उनको डाला गया वहां के सेल्युलर जेल में, उनके उनके त्याग, उनके शहीदी, बाद में उनकी शहीदी पर वो उन पर पूरा उन्होंने कालिक पोत दिया उन्होंने लेके। और फिर हमको ये बताया गया कि बस बिना ढाल और बिना इसके आजादी दिलवा दी, सागरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है ना। तो अगर सचमुच में अगर अहिंसा से ही सब कुछ मिल जाता तो निजाम के खिलाफ ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी? सत्याग्रह कर देते, मिल जाता है। गोवा लिबरेशन के लिए क्यों सेना भेजने की जरूरत थी? तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है, और इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि ये इसको हम ये दुरुस्त करें। तो इसी तरीके से दोस्तों इस सेशन को यहीं रोकेंगे, और अगले सेशन के लिए सर से जल्दी रिक्वेस्ट करेंगे कोई ऐसा ही कोई एक्साइटिंग सा टॉपिक निकल के आए तो मज़ा और आएगा। तो अभी हम इस सेशन को यहीं रोकते हैं, अगले वीडियो के लिए अगले टॉपिक पर के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, मेरे और मेरे सभी स्टूडेंट्स की तरफ से आपके चरण स्पर्श एक बार फिर, जो आपने इतना बढ़िया ज्ञानवर्धन हमारा किया सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर।